वतन था वो हमारे देश। दीप जी वापस आ। और कैसा है छोटे? आपने मैंने बुलाया? थारे से पूछना है इस ब्रेकअप के बारे में। तूने 17 लाख रुपए कंपनी खाते से खर्च किए है। 17 लाख? पापा साहब किस 17 लाख की बातें कर रहे हो? कितने 17 लाख अब तक तूने खर्च किया है? पापा साहब मुझे याद ना आ रहा है कि आप किस 17 लाख की बातें कर रहे हैं। ये जहां तेरा नाम दर्ज है, पहले 5 लाख रुपए निकाले, 10 दिन बाद तूने 7 लाख रुपए निकाले और हफ्ते भर बाद फिर 5 लाख रुपए, 17 लाख रुपए। उसके बारे में पूछ रहा हूं थारे से मैं। सुमेर की तरफ क्या देख रहा है? मारे से बात कर। एक मिनट पापा साहब। मामा साहब आपने पापा साहब को बताया नहीं? क्या बताता? मामा साहब आप भी ना, हाँ बना याददाश्त की गोली खाया करो। पापा साहब वो पैसे तो यूएस क्लाइंट्स को एंटरटेन करने वास्ते अकाउंट से मैंने निकलवाए थे। अरे हाँ, वो 5 लाख और 7 लाख दिल्ली के होटल्स और शिमला कुल्लू मनाली टूर के वास्ते खर्चे हुए थे। हाँ यस, 7 लाख और बाकी का 5 लाख। सब 5 लाख तो आप ही ने तो दिया था। मैंने डील पक्के होने की उम्मीद में उन्हें शॉपिंग करवाने वास्ते। सुमेर? हाँ जी भांजियो सही कह रहे हो। जीजो सा अचानक 17 लाख की बात करने लगे तो मैं घबरा गया। दीप, मैं जानना चाहूं कि किस एंटरटेनमेंट वास्ते तूने ये पैसे निकाले? पापा साहब जानो हो कि यूएस के क्लाइंट्स ऐसे गिफ्ट ना ले रहे हैं। उन्हें A1 प्रोडक्ट चाहिए और हमारे कारपेट और मार्बल बेल्जियम के मुकाबले ना है। वो तो अपने होटल वास्ते वहीं से मंगाना चाहते थे। तो 17 लाख खर्च हुए तो ज्यादा ना है ना? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारा बेटा दीप ऐसे ही पैसे ना उड़ावे। कितने का ऑर्डर किया इस क्लाइंट ने अपने होटल वास्ते? कितने स्क्वायर फीट मार्बल, कितने इंच कारपेट, कितने करोड़ का ऑर्डर दिया है उसने? पापा साहब उनकी दिल्ली वाली प्रोजेक्ट में रुकावट आ गई, इसलिए कलकत्ता और बैंगलोर के प्रोजेक्ट्स भी रुक गए। तारे को इस बात का पता कब चला? कल पता चला। तो तूने रणवीर को बताया? पापा साहब टेंशन में था इसलिए बता ना सका। ये आज तो तू रणवीर के साथ बैठा था लंच पे, तभी बता दिया होता। पापा साहब के फाइनल जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ साहब, आपको अगर याद हो तो उन्हीं से तो फोन करने के लिए उठ के गया तो
तो आने के बाद बता दिया होता। कैसे बताता? उस रुक्मी ने खीर में नमक डाल के सबको सत्यानाश जो कर दिया था। जरा रणवीर को देखो, ये फाइल कितनी बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसने। फैमिली प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उसने अपने बिजनेस पर उसका असर नहीं होने दिया। मानो हूं कि तू उम्र में उससे बड़ा है, पर उसकी अच्छाइयां सीखना कोई बुराई ना है। क्या बोलूं पापा साहब, अभी तो ऐसे ऐसे मोहर है हमारे पास कि वो दिन दूर ना जब आप हमारी तारीफ करेंगे और रणवीर को फटकार लगावेंगे। बस यही पूछने वास्ते थारे को बुलाया था इधर। क्या? और उस 17 लाख रुपए का ब्रेकडाउन करके मारे को दे। जी पापा साहब। बड़ो छोरो है खानदान को और शादीशुदा भी। इतनी छोटी सी रकम के लिए आपने उसे इतना कुछ। बड़ा होने से कुछ ना होवे है चंचल। मैं जानू हूं कि तूने बचपन से ही उसको सर पे चढ़ा के रखे हुए। ब्याह होने के बावजूद जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है उसमें, और तू उसका पक्ष लेना बंद कर। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो इसका मतलब यह ना हुआ कि 17 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। अरे जरा उनके बारे में सोच जो 1000 10,000 के लिए तरसते हैं। 1 2 लाख देखना तो उनके नसीब में भी ना हुए। पूरे 2 लाख है। मोहित, 2 लाख तुम्हारे पास? और ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है? इट्स ब्यूटीफुल मोहित, पर तुम्हारे पास इतने रुपए कहां से आए? जब मेरे घर में लक्ष्मी समान तुम हो तो पैसे तो आने थे। मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है एक रेपुटेड क्लाइंट से, और उसने मुझे 3 लाख रुपए एडवांस में भी दिए हैं। 2 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, और 1 लाख में मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया है। मेरी मुमल के लिए मेरा पहला तोहफा। तो आपको मेरा तोहफा कबूल है? कबूल है। आज से हमारी ये नई शुरुआत है। अब बस आगे बढ़ते जाना है। मोहित, मुझे तुम्हारी तरक्की से बेहद बेहद खुशी है, पर तुम्हारे माता पिता, उनकी जरूरतें, उनकी देखभाल का खर्च। तुम्हें अभी भी उनकी फिक्र हो रही है? क्यों, तुम्हें नहीं है? मोहित, जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं? ठीक है, उन्होंने शायद हमें समझने में भूल कर दी हो, क्या हम ही उन्हें समझ नहीं पाए हो? आखिर बुढ़ापे में हम अपने माँ बाप का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? काश तुम्हारी ऐसी सोच की उन्हें कदर होती, तो आज ये दिन ना उन्हें देखना पड़ता और ना ही हमें। खैर, तुम चिंता मत करो, मुझे अपना वादा बिल्कुल याद है कि मैंने घर छोड़ते वक्त मम्मी पापा से क्या कहा था कि मैं अपनी कमाई हुई रकम में से 1/4 हिस्सा उन्हें भिजवाता रहूंगा। मैं कल उन्हें रुपए भिजवा दूंगा। आप खुश? बहुत बहुत खुश। हाँ, क्यों मुझे तुम्हारी खुशी का एहसास नहीं हो रहा? हाँ, अब मुझे तुम्हारी खुशी का एहसास हो रहा है। तुम्हारी बात सुन भी रहा है या एकली एकली मैं दीवारों से बातें किए जा रही हूँ? सुन तो रहा हूँ माजा, अब जे बोल रही है हमारे समझ में ना आ रहा है। थारे पापा सा के सामने मैं थारी पैरवी करती रही और बदले में मारे को ये सुनने को मिला कि मैंने थारे को बचपन से बिगाड़ रखा है, और तू कह रहा है कि थारे को हमारी बात समझ में ना आ रही है। हाँ मासा बोलिए, आपको जे बोलना है जल्दी बोलिए। इसका मतलब तुम्हारी बात
एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल दे रहा है। इसीलिए तो थारे भेजे में हमारी बात ना घुस रही है। मासा आपको ये बोलना ना सीधे सीधे बोलिए। सीधी बात ये है कि आज थारे पापा साहब ने जिस तरह से 17 लाख रुपए का हिसाब मांगा है उसको क्या करना है। तो कब सुधरेगा दीप? पहले ही उस बिलासपुर वाले प्रोजेक्ट में तूने जो किया है बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है। थारी अपनी ऐसी कौन सी जरूरत है जिसका ना हमारे को पता है ना थारे मामा साहब। और अब रुपए रुपए के लिए आज्ञा लेना अपने पापा साहब से या फिर गिड़गिड़ाना उस रणबीर के आगे। मासा गिड़गिड़ाए मारी जूती। मासा आपको भी हैरान परेशान होने की जरूरत ना है। इस बार तो मैं सारा पास आई पलट दूंगा। रणवीर के पास जाने की नौबत ही ना आवेगी, क्योंकि रणवीर तो हमारे पैरों पे गिरा होगा। ये बोल रहे तू? मासा हमारे प्लान को कामयाब होने दो। हर बार थारी प्लानिंग की वजह से मैं किसी न किसी मुसीबत में फंस जाऊं। तुम्हारे को पता क्या करने वाला है तू? मैं इस बार आपको कुछ ना बताने वाला हूँ। इसका मतलब अब थारे को हम पर भरोसा ना रहा। तो ठीक है, कर तुझे जो करना है। आप नहीं जानते मासा, इस बार हमारे पास हुक्म को एक को है, और इस बार के खेल में हमारे को इतना मजा आ रही है कि मैं किसी से बांटना ना चाहूं। यह ऐसा खेल है जिसमें रुक्मी तो डूबेगी और रणवीर और रसाल भी ना बच पाएंगे। मारी विपदा की डोर दीप सिंह के हाथ आ गई है। मैं चाहकर भी कुछ ना कर पा रही हूँ। ओहो, इस समय समय की क्या बात है? तुमने पुकारा और हम चले आए। मारे को जाने दो कुंवर साहब, मैं दादी साहब वास्ते दवाई लेकर जा रही हूँ। थारे को क्या लागे? दादी सा की फिक्र सिर्फ थारे को है क्या? और इस घर में किसी को ना है। हमारे को ना है। ये देख, दादी सा वास्ते के लाया हूं। ये खाते ही दादी सा एकदम ठीक हो जाएगी, एकदम। ये आप क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहा हूं? मैं थारे हाथों से अपनी दादी सा को दवाई खिला रहा हूं। ये गोली खाते ही दादी सा एकदम ठीक हो जाएगी और फिर सब थारा गुणगान करेंगे। ना कुंवर साहब, मैं दादी सा कोई दवाई ना दे सकूं। मैं ये काम ना कर सकूं। तो तू दादी सा ने दवाई ना खिलाएगी? आप हमारे से काहे ऐसा अनर्थ करवा रहे हो? दादी सा को कुछ हो जाए इससे अच्छा है मैं अपनी ही जान दे दूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूं, हमारे से ये अपराध ना कराओ कुंवर साहब। तो तू ऐसे ना मानेगी? हमारे से ये पाप ना होगा। तूने हमारे को कैसा समझ रखा है? मैं थारे हाथों से अपनी दादी सा को मरवाऊंगा? अरे ऐसा ना है। ये गोली खाने से दादी सा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाएगी, घर में थोड़ा हंगामा होगा। और से ये पाप ना होगा। मैं आपसे दया की भीख मांगू, हमारे से ये काम ना करो। अरे थारे जैसे भिखारन की आंखों के आंसू से हमारा दिल ना पिघलने वाला। दया की भीख मांगने की उम्मीद ना रख हमारे से। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करती जा। अगर तूने वो ना किया जो मैंने थारे को अभी अभी बोलियो, तो सोच ले, ये क्लिपिंग ये कल सुबह मैं रसाल को दे दूंगा, वो भी बिना मोल भाव किए। फिर सोच ले सुबह थारा और रणवीर का क्या तमाशा हुआ है। आगे थारी मर्जी। तुमने पुकारा और हम चले आए। इकट्ठे हैं आप लोग? रणवीर, कमल, दीप, ये हुआ क्या? मासा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है।
की है, बेहोश हो गई है। जल्दी आओ ऊपर, आओ जल्दी ऊपर। मासा, दादी साहब, मासा क्या हुआ आपको मासा? पता नहीं, बिल्कुल ठीक थी जब तक दवाई खाई, पर दवाई खाने के आधे घंटे के बाद पता नहीं क्या हुआ। ये दवाई? आपको दवाई किसने दी दादी साहब? रुक्मी ने, हमेशा वही तो देती है दवाई मने। प्रसाद, रुक्मी को बुलाओ। कौन सी दवाई दी थी तुमने दादी साहब? वही जो रोज दे हूँ। वही ना जो नए डॉक्टर ने लिख के दी थी। जी। इस डॉक्टर ने मासा की दवाइयां बदल दी? जी। तभी तो दादी साहब की तबीयत बहुत दिनों से खराब लग रही है। ठीक है, तो ऐसा तो फिर हम दादी साहब को किसी नए डॉक्टर से दिखाएंगे। मैं फोन करता हूँ। रुकिए ठाकुर साहब, हमारे को कुछ बोलना है। दादी सा वास्ते आशु ने लिया। डॉक्टर यश राठौर? जी बड़े ठाकुर साहब, जब तक आशु की दवाइयों से दादी सा का इलाज हो रहा था, दादी सा एकदम ठीक थी। जब से दादी सा का इलाज नए डॉक्टर सा कर रहे हुए, दादी सा की तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। अब आप नए डॉक्टर ने बुलाएंगे ठाकुर साहब, तो मर्ज समझने में समय लग जाएगा। इस वास्ते दादी सारी तबीयत के वास्ते अब डॉक्टर यश ने बुला लो। किसके लिए? दादी साहब के लिए या तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए। दादी साहब की बीमारी का बहाना क्या मिला? माफ करना महारी को, रुक्मणी ने जो मासा की सेहत के बारे में बोलियो है उसे मैं भी मानू। मासा, मन ने लागे है कि गायत्री बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर रणवीर नहीं बुलाना चाहता उसे, तो दीप तुम फोन करके बुला लो उसे। पापा साहब जानो कि हमारे भाई रणवीर और उसके बीच में क्या हुआ तो, और दादी साहब ने उसे अठे आने से मना किया है। मनने नहीं लगे कि मारे बुलाने से वो अठे आवेगा। दीप बेटा, मासा ने ही डॉक्टर यश से विनती की थी रणवीर वास्ते। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? बोलो। अगर रणवीर ना चाहे है तो आप उसे फोन करके बुला लो। आखिर मासा की सेहत का सवाल है। ठीक है।
आशु ना आवेगा। थारे क्या मतलब है? यह छठ ना आवेगा? वो जाते समय मारे से बोल कर गया था कि वो अब कभी इस घर में कदम ना रखेगा जब तक कि ठाकुर साहब खुद अपने किए कि उससे माफी न मांगे। ना रणवीर बेटा, मारी वजह से थारा सर झुक जावे ये मैं ना चाहूं हूं। फवर बेटा चलने दे, मारी जो दवा चाले है, नहीं तो कोई दूसरा डॉक्टर बुला ले। बट मासा, फिर भी आपकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो? समझा कर बेटा, मारी वजह से घर में क्लेश हो जावे ये मैं न चाहूं हूं। हमारी तबीयत बिगड़े है तो बिगड़ने दे। नहीं मासा नहीं, मैं कैसे देख सकता हूं आपकी तबीयत बिगड़ते हुए। और दीप, रणवीर और घर के सारे सदस्य आपकी तबीयत बिगड़ते हुए नहीं देख सके हैं। होगी रणवीर की कोई परेशानी यश को लेकर, लेकिन यश डॉक्टर तो अच्छा है ना मासा, उसकी दवाई से आपकी सेहत ठीक हुई है। और रणवीर आपका पोता है, वो कैसे अपने मन मटाव के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को लाकर आपका इलाज ना कर सके? क्यों रणवीर बेटा? इतना मत सोचो रणवीर, झुकने से सान कम ना हो गए। तुम यश के पास जाओ और जो तुम दोनों के बीच हुआ है उसे भूलकर उसे मनाकर यहां ले आओ। मैं कल सुबह चला जाऊंगा तय साहब। इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बार यही होता है, तुम अपनी बहन की तरफदारी करती हो और फिर तुम्हारी बात मानकर मैं उसे माफ कर देता हूं। लेकिन तुमने देखा अपनी उस मनहूस बहन का साथ देने का क्या नतीजा निकला? आज क्या गुल खिलाया उसने? हमारी बीमार दादी साहब को भी नहीं बख्शा। उनकी बीमारी का फायदा उठाकर उस यश को इस हवेली में बुलाने का प्रस्ताव रख दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि दादी साहब को ऐसी हालत में देखकर मैं मना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो इस हद तक गिर गई। वो चाहती है कि ना सिर्फ मैं उसे लेने जाऊं बल्कि वहां जाकर उससे माफी भी मांगूं और उसे इज्जत के साथ इस हवेली में वापस लेके आऊं ताकि वो मुझ पर हंस सके। और कितना गिरेगी तुम्हारी बहन? मेरी और इस खानदान की इज्जत को नीलाम कर देना चाहती है वो अपने यार यश को इस हवेली में बुलाकर। जीजी, आपको काम तो हो गया हो ना? तो भी हमारे खिलाफ? जीजी, मैं कभी आपके खिलाफ ना जाना चाहती थी, पर अब बाहरी को भी लगने लगा है कि आप बदल गई हो, ये जानते हुए भी कि ठाकुर साहब के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। फिर भी आपने क्या जवाब है आपके पास हमारे सवाल का? जवाब हमारे हालात है रसल। हालात ने बाहरी को ऐसे शिकंजे में जकड़ दी हुई है कि हमारे पास और कोई चारा ना बचा। बाहरी को आशु को बुलाना जरूरी हो गया था। मैं जब से इस घर में आई हूं
मारे को सबसे नफरत ही मिलियो है। एक दादी सा है जो मारे को समझे है। हमारा इस घर में दोबारा आना दादी सा के कारण ही हुआ है रसाल। हमारे पर इतनी निष्ठा रखने वाली ने कुछ हो जावे और वो भी कुछ गलतफहमी के कारण, मैं कैसे ना बोलती रसाल। एक दासी की बदनामी से किसी को कोई फर्क ना पड़ेगा, पर भगवान ना करे दादी सा को कुछ हो जावे तो। इसलिए मैं चुप ना रह पाई। जी हरे को माफ करना जीजी। मैं हालात की असलियत ने समझे बिना ही आपसे सवाल करने आ गई। हरे को माफ कर देना। अच्छा अब आप ये रोना बंद करो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मारी बहन मारी बात को सच मानकर मारे से माफी मांगकर चली गई। माफ तो तू मारे को कर देना रसाल। क्या इस तरह गुस्से से क्या देख रही हो मुझे? जा रहा हूं तुम्हारे आशु को लेने। हाँ साफ करो, अच्छी तरह साफ करो घर को। अरे मैं तो कहता हूं कि यहाँ फूलों से सजाओ, यश के मनपसंद फूलों से। अरे मैं तो कहता हूं तुम उसके लिए उसके मनपसंद पकवान बनाओ। बहुत दिन हो गए होंगे ना उसे तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाए हुए। अरे सबसे जरूरी बात, ये सब सफाई वफाई करने के बाद श्रृंगार जरूर कर लेना। आखिर हम सबकी रजामंदी से आ रहा है वो इस हवेली में, और मैं खुद लेने जा रहा हूं आशु को। ओ सॉरी आशु तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है ना, हमारे लिए तो वो डॉक्टर यश राठौर है। और एक बात जानती हो तुम, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूं, और अब तुम्हारी वजह से मुझे खुद से भी नफरत हो गई है, क्योंकि मैंने अनजाने में ही सही तुम जैसी लड़की से प्यार किया। बेचारो रणवीर अपने दिल पे पत्थर रख के गयो है थारे का आशु को लेवाने वास्ते। चल आंसू के स्वागत में मैं थारी मदद कर देता हूं तैयार होने में। बस करो कुंवर साहब, अब तो आपके बदले की भावना पूरी हो रही है ना। अब तो आपके मन को शांति मिल रही होगी। बदले की भावना, मन की शांति, क्या हुए ये सब? क्या हुए? ये तो शुरुआत है, अब मध्यांतर तो हो को नहीं। और तू अभी से इतनी सिद्ध मियाने दियण की बातें करे। अरे थारे को बहुत कुछ करना है हमारे वास्ते। अब और क्या करना है हमारे को? हमारे को 5 लाख चाहिए। 5 लाख। 5 लाख? मैंने अपने जीवन में कभी 5,000 रुपए एक साथ ना देखे। अपने वास्ते में 5 लाख कटे से लाऊं? तू चोरी कर, डाका डाल या फिर भीख मांग, हमारे को उससे मतलब ना है।
हमारे को कल सुबह तक 5 लाख रुपए चाहिए। वो क्या है कि जिस बार में मैं शराब पीऊं ना, वहां की उधारी चुकानी है, इसलिए। ना कुंवर साहब, भारे से ये काम ना होगा। तो ठीक है, मैं अपनी मर्जी पूरी कर रहा हूं। थारी बहन रसाल ने हमारा सेल फोन दिखा के, अरे रसाल बींदनी कट्टे है तू? रसाल आई भाई साहब। अपने भारे को बुलाया भाई साहब? तू अट्ठे तो आ। मिल जाएंगे आपको कल सुबह तक। वायदो? हाँ, भारे को ना पता है कि मैं कहां से लाऊंगी, और आपको मिल जाएंगे। भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे कि? ले बिंदनी। ले देख ले। ये आपने भारी और जीजी की तस्वीर कब खींची? कब और कट्ठे ये मत पूछना। जी ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या ऑफ कोर्स, प्लीज कम। उस दिन हवेली में जो हमारे बीच हुआ, मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको नहीं लगता है कि आपको रुक्मी से माफी मांगनी थी? मैं तो बस आई नो, लेकिन फिर भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसलिए आज मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। अब यहाँ तक आने का जो सही रीजन है वो बताइए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ किसी रीजन से आया हूँ? मेरे ख्याल से इतने दिनों में मैं आपको जानने लगा हूँ, इनफैक्ट अच्छी तरह जानने लगा हूँ। एनीवे, बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? दरअसल तुम्हारे जाने के बाद हमने दादीसा के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, लेकिन हमें लग रहा है शायद उनकी दवाइयाँ दादीसा को सूट नहीं कर रही हैं, और कल रात तो उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस हो गई थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ चलकर एक बार दादीसा को देख लीजिए, मेरी खातिर। वैसे सच कहूं तो आपकी खातिर मैं मना करना ही चाहूंगा, लेकिन एक डॉक्टर की डिग्री लेते वक्त अपने पेशेंट का ख्याल अपने पर्सनल प्रॉब्लम से परे होकर देखने की हमने कसम खाई है। सो यस, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन वहां आप या आपके घर वाले बिना किसी वजह
मेरा अपमान करेंगे तो मैं बिना कुछ सोचे वहां से चला आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलें? कुंवर सा ने 5 लाख रुपयों की मांग की हुई है। जे मैंने कल सवेरे तक उन्हें रुपयों ना दियो तो वो रसाल को सब दिखा देवेंगे। ये करूं मैं? जीजी, हाँ? अच्छा, एक कप चाय बनाकर दादी साहब के कमरे में ले जाना। ठाकुर साहब आशु को लेकर आ गए हैं। आशु दादी साहब के कमरे में उनका चेकअप कर रहा है, आप वहीं चाय लेकर। अच्छा, मैं ही चाय बना लेती हूँ, बस आप हमारे साथ चलना। मुझे तो दादी साहब परफेक्ट लग रही हैं। वैसे इन दवाइयों से तो ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी ये उसी का ऑल्टरनेट है। हमारे को लगे कि खाना खाने से पहले किसी ने दादी साहब की दवाई बदल दी ताकि डॉक्टर बदला जा सके। क्योंकि खुद दादी साहब अपने आप से तो दवाई ना बदल सके। कोई ना कोई तो है जो डॉक्टर बदलना चाहता है। वहाँ आप या आपके घर वाले बिना किसी वजह मेरा अपमान करेंगे तो मैं बिना कुछ सोचे वहां से चला आऊंगा। नहीं ताई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है दादी साहब ने अनजाने में कुछ गलत खा लिया। एनीवेज यश, तुम यहाँ आए, दादी साहब को चेक किया, हम सबको तसल्ली हो गई। थैंक्स फॉर दैट। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। दादी साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा और आराम कीजिएगा। रुक्मी, मारे को अलमारी से नरम तकिया निकाल कर देना तो।